नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है अनजान इंसान। मेरा नाम स्नेहा है। मेरी शादी विशाल नाम के लड़के के साथ हुई थी। विशाल मेरी जिंदगी में एक ऐसा अवसर बनकर आया जिसने मेरी जिंदगी तबाह होने से बचा ली। विशाल ने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा सच जानकर भी मुझे अपनाया था। एक ऐसा सच जिसे केवल विशाल और मैं ही जानते थे। यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों को इस बात की भनक तक नहीं थी, क्योंकि मैंने तो एक अनजान व्यक्ति के साथ पूरी रात। मेरा आज का दिन ही कुछ अजीब सा था। सुबह से ही कुछ न कुछ हो रहा था। कॉलेज से आते समय मेरी स्कूटी की टक्कर, बस बच गई वरना हाथ पैर टूट जाते। और उसके बाद पूरे 2 घंटे का ट्रैफिक जाम। मुझे थका हुआ देखकर मम्मी ने पूछा, क्या हुआ स्नेहा, बड़ी थकी हुई हो? कुछ नहीं मम्मी, बस यूं ही ट्रैफिक की वजह से, कहकर मैंने एक्सीडेंट वाली बात छुपा ली। इतने में ही फोन आया कि नानी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। सो मम्मी पापा तुरंत चल दिए। मेरी लॉ की पढ़ाई चल रही थी, इसलिए मैं नहीं गई। आज शाम से ही मौसम अलग रंग में था। रुक रुक कर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, परंतु मैं अपने आप को दिलासा दे रही थी, बस एक रात की ही तो बात है, मैं रह लूंगी। रात के 12 बजे थे। अभी मुझे और पढ़ना था तो सोचा चलो एक कॉफ़ी पी ली जाए, उसके बाद पढ़ाई करूंगी। मैं किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी जोरदार ब्रेक लगने की आवाज़ आई और फिर एक चीख की। पहले तो मैं थोड़ा घबराई, फिर मैंने मेन गेट खोला तो सामने एक युवक घायल पड़ा था, खून से लथपथ और अचेत। मैंने इधर उधर देखा कि शायद कोई दिखाई दे, पर वहां कोई नहीं था जो उसकी हेल्प करता। अगर मैं अंदर आ जाती तो युवक बिना मदद के मर जाता। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसे उठाने का निश्चय किया। तभी सामने के घर से सुमित निकला। अरे सुमित, देखो तो किसी ने टक्कर मार दी है, बहुत खून बह रहा है, जरा मदद करो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे एक्सीडेंट का केस है, मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, तुम भी अंदर जाओ, सुमित ने कहा। अरे कम से कम इसे उठाओ तो मैं फर्स्ट एड कर दे देती हूँ, और जरा देखो कोई मोबाइल वगैरह पड़ा है क्या आसपास। सुमित ने इधर उधर देखा तो कुछ एक दूर मोबाइल पड़ा था। उसने उठाकर मुझे दे दिया और फिर हम दोनों ने सहारा देकर युवक को सोफे पर लेटा दिया। उसके बाद सुमित चला गया। मैंने उसकी पट्टी कर दी। फिर मैंने देखा कि वह कांप रहा है तो मैंने अपने पापा के कपड़े ले आई और बोली कि आप कपड़े बदल लीजिए, परंतु वह तो बेहोश था। फिर थोड़ा हिचकते हुए मैंने उसके कपड़े बदल डाले। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगर मैं उसके कपड़े नहीं बदलती तो चोट के साथ उसे बुखार भी आ सकता था। हिमानी, थोड़ा कहारते हुए वह अजनबी युवक बुदबुदाया। अचानक बेहोशी की हालत में उस अजनबी युवक ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। एक पल को मैं घबरा गई। मैंने उससे कहा, अरे हाथ तो छोड़िए, मगर वह तो बेहोश था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। मैं अब और घबराने लगी। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं ही पागल थी जो इसे घर ले आई। सुमित ने मना भी किया था, मगर मैं ही नहीं मानी। पर न लाती तो यह मर जाता। मैंने तो सोचा कि पट्टी करके घर भेज दूंगी, पर अब क्या करूं? तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और उसने बेहोशी में ही उसका हाथ जोर से खींचा। मैं उसके ऊपर गिर पड़ी और वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। सुबह होने को थी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले गई। उपचार मिलने के बाद युवक को होश आया तो डॉक्टर ने उसे मेरे बारे में बताया कि मैं उसे यहाँ लाई थी। तब वह युवक बोला, धन्यवाद तो आपके लिए बहुत छोटी सी बात होगी स्नेहा जी, समझ नहीं पा रहा मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। कुछ नहीं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, मैंने कहा। वह बोला, मेरा नाम रजत है, मैं अपने ऑफिस के काम से दिल्ली से लौट रहा था तो अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं मैकेनिक की तलाश में अपनी गाड़ी से बाहर आया था, तभी एक कार ने मुझे टक्कर मारकर चली गई। फिर उसके बाद मेरी आंखें यहाँ खुली। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना हिमानी मेरा इंतजार ही करती रह जाती। रजत जी, क्या आपको रात की बात बिल्कुल याद नहीं? मैंने पूछा। एक्सीडेंट के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, रजत बोला। नहीं, मेरा मतलब वह कौन था जिसने आपको टक्कर मारी थी? मैं जानबूझकर असलियत छिपा गई। नहीं स्नेहा जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, दिमाग पर जोर डालते हुए रजत बोला। अगर आपको तकलीफ ना हो तो कृपया मेरी वाइफ को फोन कर दीजिए, वह परेशान होगी। अब मुझे अपने चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा। उफ, इमोशनल होकर मैंने क्या कर डाला। और रजत, वह तो निर्दोष था और अनजान भी। जो कुछ भी हुआ वह एक झटके में हुआ और बेहोशी में। रजत की हालत देखकर मैं उससे कुछ न कह पाई।
पर अब जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और रजत के घर को फ़ोन करके रजत के बारे में बता दिया। उसके परिवार के आने के बाद मैं अपने घर लौट आई। जब मैं लौट कर आई तो देखा कि मम्मी पापा दरवाजे पर खड़े थे। अरे स्नेहा, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह, और यह तेरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात सोई ना हो, पापा चिंतित स्वर में बोले। ठीक कह रहे हैं अंकल जी, आजकल मैडम ने समाज सेवा का ठेका ले रखा है, सुमित ने कहा। चलो मैंने तो ले लिया, पर तुमने तो लड़के होकर भी नजरें छिपा गए। किसी को मरने से बचाना गलत है क्या पापा? उसके बाद मैंने और सुमित ने मिलकर पूरी बात बताई और ढूंढा तो वहीं पास में रजत की गाड़ी भी खड़ी मिल गई। बाद में मैंने रजत के घर वालों को फोन करके बता दिया तो उसके घर वाले आकर गाड़ी ले गए। बेटा यह तो ठीक किया, परंतु आगे से हमारी गैर मौजूदगी में फिर ऐसा नहीं करना। यह तो ठीक है कि वह एक अच्छा इंसान है, परंतु अगर कोई अपराधी होता तो क्या होता? मेरे पापा बोले। अरे अब छोड़िए बीना, अंत भला तो सब भला, वैसे भी वह पूरी रात की जगी हुई है, मेरी मम्मी बोली। चल बेटी, चाय पीकर थोड़ा आराम कर ले। मैं अंदर चली गई, साथ में एक तूफान भी। मैं उस रात अकेली थी, मगर पूरी थी, और अब जब साथ है और मैं घर में घुस रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अधूरी हूँ और यह कमी कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जिसने मुझे अधूरा किया था वह तो एक अनजान इंसान था, और इस बात से भी अनजान कि उससे क्या हो गया। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। मेरी परीक्षा अच्छी हो गई और आज मुझे लड़के वाले देखने आए थे। मम्मी पापा उन लोगों से बातें कर रहे थे, चाय नाश्ता चल रहा था। लड़का डॉक्टर था, परिवार भी बहुत सुलझा हुआ था। विशाल बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो लो, मेरे पापा बोले। बहुत खा लिया अंकल, विशाल ने जवाब दिया। भाई साहब, अब तो स्नेहा को बुला लीजिए, विशाल कब से इंतजार कर रहा है, थोड़ा मुस्कुराकर विशाल की मम्मी बोली। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, विशाल थोड़ा शर्माता हुआ बोला। मेरी मम्मी मुझे बुलाने आई। मैं जैसे ही ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगी तो अचानक मुझे लगा कि सब कुछ गोल गोल घूम रहा है और मैं बेहोश होकर गिर गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया कि क्या हुआ। मेरे पापा और सब लोग मेरी तरफ बढ़े तो विशाल बोला कि ठहरिए अंकल, मैं देखता हूँ। मगर उसने जैसे ही मेरी नब्ज देखी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। हर कोई जानना चाहता था कि क्या हुआ। विशाल ने मुझे उठाकर पलंग पर लेटाया और फिर मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो मुझे थोड़ा होश आया। मैंने उठने की कोशिश की तो वह बोला, लेटी रहो। मुझे क्या हो गया अचानक पता नहीं, मैंने कहा। कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा आराम करो, कहकर विशाल ने एक इंजेक्शन लगा दिया। अब सबको बेचैनी होने लगी, खास तौर पर मेरे पापा को। वे बोले, विशाल बेटा बताओ ना क्या हुआ है स्नेहा को? कुछ खास नहीं अंकल, थोड़ी कमजोरी और नए रिश्ते को लेकर टेंशन तो हो ही जाती है। अब सब कुछ ठीक है। क्या मैं स्नेहा से अकेले में बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, मेरे पापा बोले। मैं कुछ असमंजस में सोच रही थी कि क्या हुआ, तभी कमरे में विशाल आया। उसे देखकर मैं कुछ सकुचा कर बोली, पता नहीं क्या हुआ विशाल जी, बस कमरे में आई और सब कुछ घूमने लगा और मैं बेहोश हो गई। क्या तुम्हें सचमुच में कुछ नहीं मालूम स्नेहा? विशाल मुझे गहरी नजरों से देखता हुआ बोला। आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता होगा कि मुझे क्या हुआ है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? विशाल ने पूछा। विशाल जी, न तो मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ और न ही आप मुझे, फिर भी मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। तो सुनो, तुम प्रेग्नेंट हो, विशाल ने कहा। उसकी बात सुनकर मेरे सिर पर जैसे आसमान गिर गया हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस दिन की एक छोटी सी घटना में इतने बड़े रूप में मेरे सामने आएगी। मैं आंसू भरी आंखों से विशाल को उस घटनाक्रम के बारे में सब कुछ बता दिया। अब क्या होगा विशाल जी? मैंने घबराते हुए कहा। कुछ नहीं होगा, जो कहता हूँ ध्यान से सुनो, सामान्य होकर बाहर जाओ। विशाल बाहर आया तो सब इंतजार कर रहे थे, खास तौर पर मेरे पापा। हाँ विशाल जी, कहिए क्या फैसला है आपका? मुझे लड़की पसंद है पापा जी, विशाल मुस्कुराते हुए बोला। भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, विशाल के पापा हंसते हुए बोले। पापा जी एक बात कहनी थी, विशाल ने सकुचाते हुए बोला। क्या? मेरे पापा कुछ घबराते हुए बोले। पापा जी आप डर क्यों रहे हैं? बस इतना कहना है कि जितनी भी रस्में हैं शादी सहित सब 1 महीने में ही कर दीजिए। पर 1 महीने में हम पूरी तैयारी कैसे करेंगे बेटा? कुछ और समय दो। बात यह है पापा जी, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो मैं सोच रहा था कि इस बीच में शादी भी निपटा ली जाए ताकि स्नेहा भी मेरे साथ चल सके। ठीक कह रहा है विशाल, वैसे वैसा ही करते हैं। क्यों विशाल की माँ? विशाल के पापा बोले। जैसा आप लोग ठीक समझे, अनमने से भाव से विशाल की मम्मी बोली। अगले दिन विशाल अपने कमरे में बैठा था।
तभी उसकी मम्मी चाय लेकर आई। मैं जानता हूँ मम्मी आप क्यों परेशान हो, लेकिन आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि कुछ भी मैं आपको बताऊंगा उसे आप किसी से भी शेयर नहीं करेंगी। चल वादा किया। तो इस जल्दबाजी की शादी का मतलब बता। विशाल ने सारी बात अपनी माँ को बताई और अपनी माँ से वादा लिया कि वह मेरे घर वालों को और खुद के घर में भी किसी को नहीं बताएंगी। उसके बाद 1 महीने में ही मेरी और विशाल की शादी हो गई। शादी की रात मैंने विशाल से कहा, आपने न सिर्फ मेरी इज्जत बचाई बल्कि मेरे पूरे परिवार की भी इज्जत बचाकर मुझे उनकी नज़रों में गिरने से बचा लिया। मैं आपका यह कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। स्नेहा, अब अपने मन पर कोई बोझ मत रखो। जो हुआ उसमें ना तो तुम्हारा कोई दोष था और न उस अनजाने का, और ना ही इस छोटी सी जान का जो इस दुनिया में अभी आई भी नहीं है। अब यह जो भी आएगा या आएगी वह मेरा ही अंश होगा, बस यह मानना। विशाल बोला। जल्द ही मैंने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया और यह एक राज ही रहा जो केवल विशाल, मैं और मेरी सास ही जानती थी। बच्ची के पैदा होने के बाद विशाल और मेरी सास ने उसे खूब प्यार दिया। विशाल के परिवार ने मुझे और मेरी बच्ची को एक नई जिंदगी दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।